ऐसी बात है। सो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर? नहीं सर, रात को सेलिब्रेट करूंगा सर, अभी तो नहीं। अच्छा, तो पढ़ लिया जाए कुछ, है ना। तो हम लोगों ने जस्ट न्यूरॉन, अच्छा ये क्या मैंने शेयर कर दिया, रुको लास्ट पीपीटी शेयर करते हैं, उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। हाँ, न्यूरॉन का जस्ट डायग्राम हमने पढ़ा था। अच्छा, ये तो हम लोगों ने फंक्शन लिख लिए थे, फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम, है ना, प्रोसेसिंग ये और सर वो हो रिस्पॉन्ड, गया था सर। वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये पार्ट कर लिया था। और उसके बाद फिर न्यूरॉन हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा, ये वाला डायग्राम पढ़ा, कुछ लिखाया नहीं था इसमें, है ना। सर लिखवाना था, यहाँ से स्टार्ट करना था ठीक। लिखवाने। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, न्यूरल एनाटॉमी, और ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना, निसिल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन याद रखना, है ना। ये मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही एंगल से देखें तो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो, सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। Neuron is a structural and functional unit of neural tissue. Let's stop. Neuron is, next point है, let's stop. Neuron is the longest cell in the body. Neuron is the longest neural cell in the body. Let's stop. A human neural system have about 100 billion neurons. A human neural system have about 100 billion neurons. Full stop. Majority of neurons occur in the brain. अच्छा, हम लोगों ने अर्पित ये सेल साइकिल पढ़ी हुई थी ना, सेल साइकिल। यस सर। न्यूरॉन सेल साइकिल के किस स्टेज में होते हैं, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो, न्यूरॉन ऐसी सेल होती है जो कि हमारे बर्थ लेने के बाद, हम जब तक अपनी मदर के वॉर्म में होते हैं तब तक वो डिवाइड कर रहे होते हैं। जब हम बर्थ ले लेते हैं इस दुनिया में, तो क्या होता है, उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। और अगर हमारी बॉडी में ये जो 100 बिलियन है, इनमें से अगर एक न्यूरॉन भी डैमेज हो जाए, तो ना तो उसको दोबारा से रिपेयर किया जा सकता है और ना ही उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। मीन्स उसमें रिजनरेशन जैसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी हमारे पर्टिकुलर सेल की सेल वॉल तो हमें होती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई प्रोटोप्लाज्म का कोई कंटेंट या कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए, तो सेल में खुद को रिकवर करने की, रिपेयर करने की कैपेबिलिटी नॉर्मली पाई जाती है। लेकिन अगर न्यूरॉन्स का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, दे डू नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू रिपेयर देमसेल्फ और रिजेनरेट देमसेल्फ, और या फिर दोबारा से रिफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी, है ना। तो ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वंस वंस गॉट डिसोसिएटेड, दे विल गेट डैमेज्ड फॉरएवर, राइट। तो दोबारा वो बन नहीं सकते, है ना। ये सर इससे न्यूरॉन, कोई प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। एक डिजीज होती है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, एक डिजीज होती है पार्किंसन। पार्किंसन बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, यस सर, सुना है सर। सुना है ना। देखो मैं बताता हूँ होता क्या, तुमने देखा होगा ना, कुछ कई बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनके ऐसे हाथ वगैरह ऐसे 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 कपते रहते हैं, यस सर। है ना। ऐसे ट्रेमलिंग, जो लिम्स ट्रेमलिंग करते रहते हैं, हाथ पैर कांपते रहते हैं, ऐसे गर्दन वगैरह भी हिलती रहती है। वो उसमें क्या होता है, पार्किंसन में न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगते हैं और बंदे की जो याददाश्त होती है ना, वो भूलने लगते हैं धीरे धीरे, उसकी जो याददाश्त होती है वो जाने लगती है। इससे भी एक खतरनाक बीमारी है पार्किंसन, तो वो डिजीज है, इसमें बुढ़ापे में हो जाती है और बंदा न्यूरल डिजनरेशन की वजह से मरता नहीं है। मतलब उस स्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन की हेल्प से, और ये बुढ़ापे में ही होती है। एक डी होती है पार्किंसन, पार्किंसन किसी भी एज में हो सकती है।
पार्किंसन में धीरे धीरे नहीं, स्पीड से मेमोरी लॉस होती है, बंदा सब कुछ भूल जाएगा और उसकी डेथ तय है, वो भी न्यूरल डिजनरेशन से होती है। तो ये सब है न्यूरॉन डिजनरेशन के साइड इफेक्ट, इससे फर्क पड़ता है। ओके ओके। सर, एक और चीज पूछनी थी। हाँ सर न्यूरॉन कहीं और पार्ट में पाए जाते हैं बॉडी के? हाँ बिल्कुल, देखो ना, हमारे ब्रेन में, ब्रेन तो ये मान लो कि ये सीपीयू है, ठीक है ना। अब देखो तुम क्या करते हो अपने ये सीपीयू से बहुत सारी वायर्स निकलती हैं, वो तुम्हारे डेस्कटॉप पे भी जाती हैं, कुछ जो भी तुमने पेरिफेरल इक्विपमेंट्स लगा रखे होते हैं, वो चाहे स्कैनर हो, है ना, कैमरा हो, व्हाटएवर यू है ना, उन सब पार्ट पे भी जाती है। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन तो सीपीयू हो गया, इससे इसमें एक मेन केबल पड़ा है, वो हमारी बैकबोन है। बैकबोन एवोल्यूशन के समय पे बैकबोन का फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए हुआ कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएंगे। तो हमारी जो बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम इसीलिए हम उसको बोलते हैं। तो वर्टिब्रा तो हो गई हमारी बैकबोन, और वर्टिब्रल कॉलम उसके बीच में जो जगह है पाइप जैसा, उस पाइप के अंदर मैगी के जो नूडल्स होते हैं, या इनफैक्ट चाउमीन के नूडल के बराबर होता है। आप उनको देख सकते हो अगर बैकबोन किसी इंसान की कभी देखी, बट आपने तो नहीं देखी होगी, आई हैव सीन दैट। तो क्या होता है कि उसके अंदर इतने मोटे मोटे न्यूरॉन्स के जो वायर्स होते हैं वो जाते हैं नीचे तक, बैकबोन तक। उसके बाद उनसे वायर्स, पेरिफेरल वायर्स निकलते हैं, वो हमारे हाथ में जाते हैं, पैर में जाते हैं, लंग्स में आते हैं, हार्ट में आते हैं, स्टमक में जाते हैं, पैरों में जाते हैं, एवरीवेयर दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो ये जो बीच वाला पार्ट था, ये सर पे, ये सीपीयू, और ये जो इसके अंदर मेन पाइप है ना, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम और न्यूरल है ना, तो उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो साइड साइड में ब्रांच निकल गए उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, एवरी नॉक एंड कॉर्नर, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट डेड पार्ट। ओके और जो बॉक्सर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी बॉडी में जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स पड़े होते हैं स्किन वगैरह में, वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि तभी उनको चोट उतनी नहीं लगती जितनी एक्चुअल में लगनी चाहिए। ठीक है, ओके तो नोट करेंगे। अ, ये स्टार बना के लिखो उसको। फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, fully formed neurons never divide and remain सर, in कौन से न्यूरॉन्स? fully formed, मतलब मैच्योर हो गए, fully formed neurons never divide and remains in remains in interphase and remains in interphase throughout the life, remains in interphase throughout the life। याद रखना, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम नीट में पूछा गया, ठीक है। एक निसल्स ग्रेन्यूल वाला, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन मैंने देखा नीट पे, बट ये तो बड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इंटरफेस में रहती है, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, shortly after the birth, neurons do not develop, shortly after the birth, neurons do not develop। Next, cell body, cell body, ये जिसको हमने बॉडी या सोमा बोला, ये वाला पार्ट, बॉडी या सोमा जिसको हम कह रहे थे, सेल बॉडी और सोमा varies in size and form, cell body or soma varies in size and form, it may be it may be up to it may be up to 13.5, it may be up to 13.5 micrometer, it may be up to 13.5 micrometer in diameter, full stop। it consists of it consists of cytoplasm, nucleus and cell membrane, it consists of cytoplasm, nucleus and cell membrane, it has it has abundant cytoplasm called neuroplasm, it have abundant cytoplasm called neuroplasm, and relatively and
relatively spherical and relatively spherical shaped nucleus with distinct nucleolus with distinct nucleolus. Full stop. It contain mitochondria, Golgi. It contain mitochondria, Golgi, ER, ribosome, lysosome, etc. Next point. Nissls granule, ये वाले Nissls granule probably synthesized protein for the cell. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये वाला पार्ट समझ लेते हैं. डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं? डेंड्रॉइड्स आर branched structure. They conduct nerve impulse. Towards the cell body. मतलब किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. They conduct nerve impulse towards the cell body and are called afferent process and are called afferent processes and are called afferent processes. That is receiving part. Next, axon वाले part पहले. सर Axons, नर्व इम्पल्स वाला पॉइंट समझा दोगे? क्या नर्व इम्पल्स क्या होती है? चलो मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूं. अभी तो मैं पूरा बताऊंगा कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है ना. तो देखो क्या यस होता सर. है, एक शॉर्ट में समझो, जैसे मैं यहाँ पहले समझाता हूँ, फिर बताता हूँ. देखो एग्जाम्पल के तौर पे मानो, समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारा कोई न्यूरॉन है. तो अपन समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये न्यूरॉन हो गया. मानो ये हमारा न्यूरॉन, ये इसके डेंड्रॉइड्स निकले हुए है ना, और ये नीचे वाले न्यूरॉन्स की रूट है, जैसा कि हमको दिखाई दे. फिर क्या होगा? अभी कोई एक बड़ी सी वायर तो नहीं होती, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं. तो मान लो हमारे हाथ से लेकर के हमारे ब्रेन तक मैसेज जाना है ना. तो इस तरह से इसके बाद दूसरा न्यूरॉन है ना, ये दूसरे वाले को, ये आपस में कहीं पे भी टच नहीं करते, ये बात याद रखना. दे डू नॉट टच विद ईच अदर, है ना. ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रहते है ना. ये बात मैं अभी बताऊंगा. अब देखो क्या होता है कि ये वाला, पहली बात तो हम समझते हैं कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पर, ये इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये सेल जंक्शन है, या इसको हम जंक्शन कहते हैं, है ना. इसको हम जंक्शन कहते हैं. ये जो जंक्शन होता है, इसका नाम क्या है? हम इसे एक्चुअल में कहते क्या है? तो देखो समझो, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स. कुछ लोग इसे नैप्स भी बोलते हैं, आप कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये साइनैप्स है. तो इस जंक्शन को, गैप को साइनैप्स. ठीक है. अब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर में किसी भी तरह का स्टिमुलस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, स्टिमुलस पढ़ाया था ना. यस सर, बता तो दिया था. देखो ये हो गया स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है. जैसे स्टिमुलस आते हैं तो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पंप पाए जाते हैं, उनको सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं. अब ये सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताऊं, है ना. तो सोडियम पोटेशियम के चार्ज के आयंस के फॉर्म, है ना. जैसे वायर में कैसे करंट चलता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, है ना. तो यहाँ पर यस कैसे सर. चलता है? सोडियम पोटेशियम के आयंस के फॉर्म. आयंस की नर्व फॉर्म. इम्पल्स यहाँ आया, हाँ यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आ गया. अब यहाँ के बाद तो आगे जा नहीं सकता, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन है नहीं, है ना. यस सर. अब क्या होता है, पहले वाला जो की रूट होती है, वो दूसरे वाले की डेंड्रॉइड पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल छोड़ती है. ठीक है. तो ये रूट क्या करती है, जो केमिकल छोड़ती है, इस केमिकल को ये रिसीव कर लेते हैं, है ना.
ये जो केमिकल पहले वाले तो देखो न्यूरॉन्स के अंदर किस फॉर्म में चल रहा है, इसको हम इम्पल्स कहते हैं, किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में चल रहा है ना, इम्पल्स यस सर। आयंस के फॉर्म में चल रहा है। लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में या साइनेप्स के बीच में जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो ऊपर हुआ क्या, आयनिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, नीचे क्या हुआ, केमिकल ट्रांसमिशन। अब इस केमिकल को कहते क्या है, इन केमिकल को हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये न्यूरो नाम के केमिकल होते हैं जिनके थ्रू जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे आती है। जैसे न्यूरो एक से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचे, फिर से दूसरे वाले में सिग्नल जनरेट हो जाएंगे और इस तरह से करके आगे की तरफ होता है, इंफॉर्मेशन आगे की तरफ ट्रेवल करता है। दैट्स हाउ न्यूरॉन वर्क। और ये जो चलने की रफ्तार है भाई साहब, ये चलने की रफ्तार है अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 200 मीटर पर सेकंड। तो आप इमेजिन करो कितनी रफ्तार चलते हैं, 200 मीटर पर सेकंड। फ्रैक्शन सर ऑफ ऊपर आयनिक हो गया, नीचे कौन सा प्रोसेस बोला था? न्यूरॉन्स की बॉडी के अंदर चलेंगे आयनिक और बीच में केमिकल। ये तो हुआ आयनिक ट्रांसमिशन, है ना, चार्ज के फॉर्म में, है यस ना। सर। और ये क्या हुआ, ये तो केमिकल है, न्यूरो एक तरह का, यस इसे हम सर। बोलेंगे केमिकल ट्रांसमिशन। हाँ, तो इस तरह से ट्रांसमिशन चलते हैं, तुम लिख ही लो इसको, ये ड्रॉ कर लो, इनफैक्ट केमिकल ट्रांसमिशन ऐसे चलते हैं, इसको नोट कर लो फिर बताना। सर साइनैप्स का दूसरा नाम क्या बोला था? जंक्शन को हम लोग साइनेप्स कहते हैं। नहीं सर, नैप्स, आपने कौन सा नैप्स मतलब कुछ लोग एस नहीं बोलते हैं, है ना, एस वाई को साइलेंट कर देते हैं, नैप्स बोलते हैं, है ना। लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसको साइनेप्स ही कहते हैं, स्पेलिंग यही होती है सेम। सर? रिटन। डन, ठीक है। तो चलो अब आगे लिखो। एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन इज usually a very long process and have uniform thickness. Axon is usually long process and have uniform thickness. Full stop. Most of most of sorry, this is the most sensitive this is the most sensitive part of neuron. This is the most sensitive part of neurons. Full stop. The cell membrane of axon, the cell membrane of axon is called, the cell membrane of axon is called axolemma, is called axolemma. The cell membrane of neuron is called axolemma, and its cytoplasm and its
cytoplasm is called and its cytoplasm is called exoplasm. Full stop. Axon ends in axon terminal. Axon ends in axon terminal. Next point. There are two type of axons. There are two type of axons. One myelinated, one one myelinated, and another non-myelinated, another non myelinated, sorry, another non-myelinated. MY LE MYELINEDD, non-myelinated. Yes, so one myelinated and another non-myelinated. Full stop. ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी कई बार पूछी गई एग्जाम्स पे, है ना, इस लाइन को भी अंडरलाइन करना. इन माइलिनेटेड नर्व श्वान सेल्स, ये वाली, इनको श्वान सेल्स, यही एक्चुअली माइलिन सिक्रीट करने का काम करती है, ये वाली ना, श्वान सेल्स. इन माइलिनेटेड nerve, Schwann cells form myelin sheath. In myelinated nerve, Schwann cell formed myelin sheath around the axon. Full stop. The gap between two adjacent myelin sheath, the gap between two adjacent myelin sheath around the gap between two myelin sheath is called node of Ranvier. Is called node of Ranvier. ये देखो, ये चीज जो मैंने बताई थी. The gap between two Schwann cell is called node of Ranvier. Full stop. Next point. Myelinated nerve fiber, इसको भी अंडरलाइन करना. Myelinated nerve fiber are found in cranial, मतलब हमारे ब्रेन वाले पार्ट में. Myelinated nerves are found in cranial and spinal nerve, बैकबोन में. Myelinated nerve are found in cranium and spinal nerve. Full stop. Non-myelinated nerve do not form node of Ranvier. They are commonly, full stop, they are commonly found in autonomous, and somatic nervous system. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. न्यूरॉन्स की एनाटॉमी समझ में आ गई. ठीक, अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन नर्व. अभी सीएनएस पीएनएस नहीं बताया ना, सेंट्रल नर्व सिस्टम.
पेरिफेरल नर्व सिस्टम नहीं बताया ना? नहीं सर। चलो, तो नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ना, अब देखो सिस्टम, नहीं, चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ पहले, है ना। तो देखो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हेडिंग डालेंगे इट हैव मेनली टू पार्ट्स, इट हैव मेनली टू पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज सीएनएस, सीएनएस को हम आप बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ये हो गया हमारे सीएनएस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा सीएनएस के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन वाला पार्ट हमारा होता है और दूसरा बैकबोन, है ना। हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे, एक तो ब्रेन हो गया और प्लस बैकबोन, ठीक है। अब दूसरा हमारा होता है पीएनएस, बी पार्ट है पीएनएस, पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, है ना। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, देखिए पेरिफेरल नर्व सिस्टम न्यूरल सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में सबसे पहले हमारी आती है, फर्स्ट आती है क्रेनियल नर्व्स, है ना। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो हमारे क्रेनियम से निकलती, तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा खोपड़ी वाला पार्ट इसको अपन क्रेनियम बोलते हैं, यहाँ से जो नर्व्स निकल करके आते हैं हमारे शोल्डर वगैरह में, है ना, तो उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, तो दे आर क्रेनियल नर्व्स। सर ये पीएनएस का पार्ट है? ये पीएनएस का पार्ट है बेटा, है ना। तो क्योंकि देखो यहां से निकलती तो सेंट्रल सीएनएस से है ना, और निकल के कहा जाती है बाहर की तरफ पीएनएस में, है ना। आपने देखा होगा कि वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर गले के पास ऐसे हाथ लगाते हैं और आदमी बेहोश फेंट हो गया, है ना, और दोबारा से यहीं पे प्रेस यस करते सर। हैं, है ना, एक्टिवेट हो, तो वो इन्हीं नर्व्स को, उनको पता होता है कि कौन से नर्व्स को दबाते हैं। इवन आप देखिए कि जो बच्चे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं ना, उनकी उनको पूरी प्रॉपर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है? जो एनडीए के कमांडो वगैरह होते हैं ना, वो किसी को मारते हैं, वो कट यहीं पे मारते हैं, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये एओर्टा निकलता है, एओर्टिक आर्क मैंने बताया था, है ना। एओर्टिक आर्क से आप देखो ना, ऊपर की तरफ के क्लेविकल की तरफ एक ऊपर की तरफ हो जाती है, आर्टरी यस जाती सर। है ना। उसमें फोर्स बहुत होता है, वो हमारे ब्रेन को ब्लड ले आती है, वो क्या करते हैं सीधे उस आर्टरी को काट देते हैं, आर्टरी को काट करते बहुत स्पीड से ब्लड ऊज आउट होता है और ब्रेन को सप्लाई बंद, आप समझ सकते हो, सेकंडों में फेल हो जाता है, मतलब बचने का चांस नहीं है, ठीक है। तो ये उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है, उन्हें पता होता है कि चोट कहाँ पे मारना है और कहाँ पे खुद को नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस और ऑफेंस दोनों में वो काम आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसलिए उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। तो क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम, so they originate from brain और एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो जगह से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन ये हमारे क्रेनियम वाले पार्ट से, यहाँ से सर्विक्स के ऊपर से निकलते हैं, है ना। दूसरी क्या होती है, हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, सेकंड, सेकंड वाली हमारी होती है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स,
तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये सिर्फ हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है ना। अब स्पाइनल कॉर्ड में कुछ होती है हमारी जो ऊपर की तरफ चले, उनको हम थोरैसिक बोलते हैं, ठीक है। एक बार रुको जरा, एक सेकंड। देखता हूँ मैं, अगर डायग्राम है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्दर फिर हम उनको बहुत छोटा है, देखो ट्राई करते हैं, देखो दिखाई देता है अगर आपको। पढ़ने में नहीं आ रहा ना? नहीं सर, विजिबिलिटी कम है। हम्म, चलो। ओ, अब आ जाना चाहिए।
दिख रहा है ना ये साफ? हाँ जी भाई साहब, दिखाई दे यस रहा सर, है? ठीक है। ठीक है ना? एक और, वो एक डायग्राम और इसमें साथ में ऐड करता हूँ। यस। हम्म, फिर इसके बाद इसको नीचे ऐड कर देते हैं, इसके नीचे ऐड कर। अरे अच्छा भाई कहाँ गया, छोड़ो, यही समझा देते। देखो, अब क्या है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, है ना, ये आपको इजीली समझ में आ पा रहा होगा। तो इधर आ जाओ तो अच्छा, नहीं मानेगा ये। आ गया, मान गया। हाँ, nice, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो नर्व्स निकल रही हैं, अब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा क्रेनियल क्या होती हैं, ये क्रेनियम नर्व्स क्या होती हैं और ये वाली नर्व्स क्या होती हैं। ये देखो, यहाँ पर ये जो ऊपर से सेरेब्रम, ये हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, सेरेब्रम हो गया, डायंसेफ्लॉन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया, ये सब हमारे ब्रेन के पार्ट है ना। उसके बाद ये जो ऊपर वाली है ना, ये वाली, देखो सर्विकल ऊपर एनलार्जमेंट है ना। इसके बाद ये जो ऊपर वाली निकली हुई है ना, ये वाली पार्ट, ये वाली हमारी क्या, क्रेनियल नर्व्स है। और इसके नीचे जो नीचे की तरफ निकली हुई है, ये क्या है, ये जो हमारी नीचे वाली नर्व्स है, देखो ये सर्विकल नर्व्स है ना, ये क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। ये ऊपर जो सर्विक्स से निकली है और ऊपर डायरेक्ट ब्रेन से निकली है, तो ये वाली पार्ट और जो ब्रेन से निकली, इनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे देखो थोरेसिक नर्व्स है, जो हमारे लंग्स वगैरह पार्ट, जो हमारे स्टमक के पार्ट है, उनको क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। और जो नीचे बोलते हैं उनको सैक्रल बोलते हैं, है ना, सैक्रल। और सबसे आखिरी वाली इनको कॉर्डल एक्विना बोलते हैं। ये सबसे नीचे एकदम पूंछ की तरफ से जो नर्व्स निकलती है। यहाँ और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये पोन्स के पास से जो निकली है, सर्विकल नर्व से निकली हुई है। सर्विकल नर्व्स कहाँ जा रही हैं, ये डायग्राम इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था। सर्विकल नर्व्स कहाँ से निकली हैं, सर्विकल नर्व आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है पोन्स, पोन्स वेरोलाई कहते हैं। ये हम लोग अभी ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन में आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये हमारी आईज में गई हुई है। ये देखो, ये हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, ये और ये थायराइड ग्लैंड है, वहां पे गई हुई है। हमारे हार्ट में डायरेक्टली गई हुई है, आप देखो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लंग्स पे गई हुई है, हमारे स्टमक में गई हुई है ना, देख पा रहे हैं। ये हमारी थोरेसिक पार्ट में गई हुई है, ये हमारे कहाँ पे गई, स्टमक वाले पार्ट पे। इन सब को ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। ये देखो लिखा है, कंस्ट्रिक्ट द पपिल्स, है ना, हमारी जो पपिल्स होती है झपकने में हेल्प करती हैं। स्टिमुलस सलाइवा, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ये एयर, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम करती है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं ना। हमारे स्टमक को कंट्रोल करने का काम करती है, लिवर को कंट्रोल करती है, डाइजेशन को कंट्रोल करती है ना। अब देखिए, बाकी जो बोन से लगती है, सर्विकल हो गई, थोरेसिक हो गई, लंबर हो गई, है ना। हालांकि ऊपर वाली जो कुछ नर्व्स है, इनको भी हम क्रेनियम में काउंट करते हैं, सर्विकल के पार्ट वाली ऊपर वाली जो नर्व्स है, क्योंकि ये ब्रेन से नहीं, ब्रेन और बैकबोन दोनों से थोड़ी थोड़ी निकलती है। सर्विकल जो गर्दन के पास वाली हो गई, नीचे वाली पार्ट में। थोरेसिक जो हमारी लंग्स वाले पार्ट में, लंबर जो हमारे स्टमक वाले पार्ट में, और सैक्रल जो सबसे आखिरी वाले पार्ट में। अब यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखो ना, कि किसको किसको कंट्रोल करती है ये सब भी, मतलब यहाँ पे देखो। तो इसका मतलब है हमारी पपल्स, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इन सब को दोनों कंट्रोल करती है। तो मतलब सर्विकल भी कंट्रोल करती है, और क्या करती है, ये हमारी जो बैकबोन की नर्व्स है, वो भी कंट्रोल करने का काम करती है। और ये सैक्रल वाला जो पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट, लंबर वाला पार्ट, ये हमारे किसको कंट्रोल करती है, हमारी किडनी को कंट्रोल करती हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने का काम करती हैं, है ना। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे वाली आपकी सैक्रल वाली है, ये भी सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने का काम करती है। दैट्स हाउ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। समझ आ गया क्या जी? यस सर। ये जस्ट समझने के लिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, आप ले सकते हो। इट्स गुड एक्सप्लेनेशन, है ना, ले लो इसका, इनफैक्ट आपको क्लैरिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। फिर पीएनएस को हम लोग क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्पाइनल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें, सर्विकल में, थोरेसिक में, और लंबर में, और सैक्रल में, ठीक है। क्लियर भाई? ठीक। तो ये हो गए हमारी स्पाइनल नर्व्स, है ना। स्पाइनल को मैंने बताया कि इसको हम सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, है ना।
इन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, नोट करेंगे। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फंक्शन, PNS is divided based on function. PNS is divided into 2 पार्ट। ये तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया, अब फंक्शन के बेसिस पे। सो बेस्ड ऑन फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पे अब देखो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर, है ना। और बी इफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर, है ना। आप देखो इफरेंट और एफरेंट ये कैसे काम करते हैं, है ना। इफरेंट नर्व फाइबर क्या करते हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं, हमारे टिश्यू से या हमारे ऑर्गन से। हमारे या टिश्यू या ऑर्गन से ये लेकर के जाते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो इसको हम एफरेंट प्रोसेस बोलते हैं, टुवर्ड्स द ब्रेन जो लेकर के आते हैं उनको एफरेंट प्रोसेस कहा जाता है। इफरेंट वाला क्या करेगा, ये ऑर्डर लेकर के आएगा, है ना। ये कहाँ से लेकर के आएगा, ये ब्रेन की कमांड लेकर के आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और कहाँ लेकर के आएगा, टिश्यू या ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन तक लेकर के आने का काम। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बात। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन, तो ये हमारा पोन्स वाला पार्ट हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा पोन्स वाला पार्ट, पोन्स हमारे हाइड ब्रेन का पार्ट। और एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा ब्रेन, है ना। ब्रेन में क्या होता है, अब हमारे, और ये मान लेते हैं कि ये हमारी टिश्यूज हो, है ना। ये हमारी स्किन हो गई, दिस इज आवर स्किन। स्किन में छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी कोई मसल्स हो गई, दे आर मसल्स। मसल्स, अब क्या होता है कि जैसे किसी भी तरह का, तो स्किन में छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो किसी भी सेंसेस को रिसीव करने का काम करते हैं। तो पूरे स्किन में हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, दे आर स्किन रिसेप्टर। स्किन रिसेप्टर, स्किन रिसेप्टर बाहर से आने वाले किसी भी सेंस को फील करने का काम करते हैं, महसूस करने का काम करते हैं। स्किन रिसेप्टर जिस चीज को महसूस करते हैं उसको कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन, अब आप इनको क्या बोलोगे, इनको आप एफरेंट प्रोसेस बोलोगे। क्यों भाई, क्योंकि एफरेंट प्रोसेस वो है जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं। ये एफरेंट प्रोसेसेस ना ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन, ब्रेन की डायरेक्शन में लेकर जाना, राइट। दे टेक द इंफॉर्मेशन। देखो ये हमारे ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर के जाने का, ब्रेन किसी भी चीज को फील करता है ना। अब जो ब्रेन का वो पार्ट, जो पार्ट इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैप्चर करता है, रिसीव करने का काम करता है, उस पार्ट को हम सेंसरी एरिया, दिस इज सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को लिया और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, है ना, लेकर के प्रोसेस किया, है ना। अब दूसरा वाला एक एरिया है जो कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्डर देने का काम करे। वो एरिया जो ऑर्डर देने का काम करता है ना। सपोज दैट हमने कोई गर्म चीज छुई, तो जिस एरिया ने गर्म को महसूस किया वो सेंसरी एरिया था, जिसने हाथ हटाने का ऑर्डर दिया उसको हमने बोला मोटर। तो ये है मोटर एरिया ऑफ ब्रेन, तो ये हमारे ब्रेन का मोटर एरिया है ना। मोटर एरिया से दूसरी नर्व्स निकलेगी, ये इफरेंट होगी।
क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाएगी। ये मसल्स तक इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। इन्होंने मसल्स को कहा कि स्लाइडिंग फिलामेंट की थ्योरी की हेल्प से, है ना, उस प्रोसेस की हेल्प से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम, है ना। तो ये जो लेकर के आई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें मोटर नर्व कहते हैं। दे आर मोटर मोटर नर्व, है ना। और ये जो लेकर के गई थी भाई साहब, इनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं, है ना। ये जो लेकर के गई थी, दे आर कॉल्ड सेंसरी नर्व, है ना। और ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम कोन्स कहते हैं। ये हाइड बेन का पार्ट है, तो हम अभी पढ़ेंगे। इसको हम आप मेडुला कहते हैं, है ना, मेडुला। और ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। इफरेंट और एफरेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। नोट करके बताना भाई। सर कर रहा हूँ एक्सप्लेन। ठीक है। सर रिटर्न। ओके, फाइन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना पूरा, सेंसरी और मोटर वगैरह। यस सर। ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, है ना। अब देखो ह्यूमन ब्रेन समझ लेते हैं पहले। ह्यूमन ब्रेन, देखिए बच्चे,
तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना। ह्यूमन ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन में ये जो हमारा अपर, ये जो आपको पिंक पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, है ना। फोर ब्रेन में, है ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रम, है ना। और फिर आप देखेंगे कई सारे इसके पार्ट होते हैं, अभी सब पार्ट बताऊंगा। और यहाँ पर दो ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। एक तो आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे कलर से, ये वाला, ये वाली पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ये भी एक ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों ग्लैंड को हम लोग ब्रेन का पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूरल कंट्रोल पे तो नहीं, लेकिन केमिकल कंट्रोल से पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। ये भी ब्रेन का पार्ट मानी जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड हो गई, और दूसरी आपकी पाई जाती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब आप देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये आप देखेंगे ये जो हमारे मिड ब्रेन है, कॉर्पस कोलोसम आप जिसको देख रहे हैं, ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, है ना। और अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको, ये वेंट्रिकल जिसको कहा जा रहा है, ये अंदर वाला ब्रेन का पार्ट, कार्पस कोलोसम एंड वेंट्रिकल, है ना। और ये थैलेमस हो गया। इसके बाद ये पूरा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद कुछ नीचे की तरफ आते हैं, ये पोन्स, है ना, ये पोन्स वाला पार्ट हो गया ए, मेडुला बी, और तीसरा सेरिबेलम। सेरिबेलम मीन्स होता है स्मॉल ब्रेन, है ना, सी। ये तीनों मिलाकर के हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड ब्रेन कहते हैं। और ये वाला पार्ट को फिजिकली ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को कवर करने के ऊपर एक हमारी हड्डी पाई जाती है ना। उसके उसके अंदर, है ना, जो क्रेनियम हमने पढ़ा था, क्रेनियम के अलावा हमारे ब्रेन में प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन मेम्ब्रेन का आपको नाम याद रखना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो। तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, देखिए, तो ब्रेन के नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, है ना, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग पाया मैटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। दिस इज पाया मैटर, पाया मैटर। पाया मैटर के ऊपर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर की एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, दूसरी मेम्ब्रेन। पाया मैटर के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन वेब नेचर की होती है, वेबी टाइप की दिखाई देती है, हाँ, जाल की तरह दिखाई देती है, वेब लाइक। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूँ, इस तरह से बना। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर की एक मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम अरेक्नोइड मैटर कहते हैं, अरेक्नोइड मैटर। इसको हम अरेक्नोइड मैटर कहते हैं। उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन, समझिए ब्रेन कितना प्रोटेक्टेड है। ये सब शॉक झेलने का काम करती है, सर में जो चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं सर पर, फिर भी हमें, हमारे ब्रेन को कोई डैमेज नहीं होता है। इसके ऊपर एक और लिक्विड भरा हुआ है ना। इसके ऊपर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये लिक्विड है, जेल जैसा है। और ये पूरे जितने शॉक वगैरह होते हैं, उनको अंदर तक जाने नहीं देता। इस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक मेम्ब्रेन होगी, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर, है ना। और एक ड्यूरा मैटर, एक और मेम्ब्रेन होगी। तो इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन को हम ड्यूरा मैटर, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ड्यूरा। ड्यूरा मैटर जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पाई जाती है हमारी क्या, इसके ऊपर भाई साहब हमारी पाई जाती है क्रेनियम, जो हड्डी पाई जाती है, दिस इज क्रेनियम बोन।
क्रेनियम बोन। तो क्रेनियम बोन के अंदर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, है ना। अरेक्नोइड मैटर और ये अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट करो इसको पहले, सब मेम्ब्रेन नोट करो और सबका सीक्वेंस याद रखना। नीचे वाला उसके ब्रेन पाया जाता है। ब्रेन, इतनी सारी मेम्ब्रेन के अंदर हमारा प्रोटेक्टिव। इनका सीक्वेंस, ब्रेन किसके, ये फ्लूइड किसके किसके बीच में पाया जाता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सर एक बारी लेयर्स ना ब्रीफ में बता दो फिर से। ठीक है, देखो बेटा, ऊपर वाली सबसे पहले क्रेनियम बोन हो गई, है ना। उसके नीचे एक लेयर है जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके नीचे क्या है, ये ब्लू कलर वाली, है ना, ब्लू कलर वाली ड्यूरा मैटर है। उसके नीचे एक रेड कलर का जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में। उसके नीचे दूसरी लेयर है अरेक्नोइड मैटर, है ना। तीसरी लेयर है पाया मैटर, ठीक है, ये ब्लैक वाली, राइट। तो जो पहली और दूसरी लेयर है, ऊपर से पहली और दूसरी लेयर है, उनके बीच में लिक्विड जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ये जर्क से बचाने का काम करता है, ठीक है। ओके। ओके, स्टार्ट किया जाए, नोट कर लिया, यस सर। नोट करेंगे। ब्रेन इज सिचुएटेड इन cranium cavity,
brain is situated in cranium cavity. Cranium cavity. Let's stop. Weight of brain is from 1220 to 1400, 1220 to 1400 ग्राम। क्या मतलब हुआ? किसी का ज्यादा किसी का कम होता है क्या? अर्पित, रोशनी, यस सर। बड़ा छोटा ब्रेन भी होता है क्या? है? होता है हरपित? बड़ा छोटा होता है किसी का बड़ा, जिसका इसका मतलब जिसका बड़ा होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका छोटा हो कम इंटेलिजेंट। हम आप अपने ब्रेन का कितना पार्ट यूज करते हैं? रोशनी कितना यूज करती हो? सर नोन लाइक सबसे ज्यादा जो नोन है वो 25% है। कौन करता था 25%? सर आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का 6% काम करता था। नॉर्मल साइंटिस्ट का 4% करता है। आइंस्टाइन के एक्चुअली क्या है कि उसके ब्रेन में जो इसका ये वाला पार्ट था, हाइड ब्रेन था, उसमें 6 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा था वो बाकी ब्रेन से ज्यादा था। अब ऐसा कहते हैं, और एक लैब है यूके में, एक लैब बनी है, उसमें जितने सारे ऐसे ये मतलब अल्ट्रा ये यूं कहें सुपर वुमेन और सुपर मैन टाइप के लोग जो हैं, जिनको सुपर ह्यूमंस कह सकते हैं, उनके अंदर जो कुछ पिक्यूलियर बॉडी पार्ट है उनके रख लिए जाएंगे। जैसे लता जी जिस दिन खत्म होंगी, तो लता जी के एक्सपायर होने के बाद, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, आई डोंट प्रे फॉर दैट, तो लता जी के खत्म होने के बाद जो उनका गला है ना, वो रख लिया जाएगा। क्योंकि कमाल की बात ये थी कि 80 साल की उम्र के बाद आदमी सही से जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएट करते, बड़ी बातें हैं। जबकि आपने देखा होगा लता जी ने जो गाने गाए हैं, वो दिल तो पागल एक मूवी थी, जब मैं छोटा था तब वो मूवी आई थी, है ना, तब वो 80 साल की थी। आज की डेट में लता जी 95 ईयर के आसपास हो, है ना, तो वो मतलब उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन। इसी तरह आइंस्टीन का ब्रेन भी वहां पे रखा हुआ है, और भी कई सारे लोग होंगे, जब वो नहीं रहेंगे तो उनके पर्टिकुलर पार्ट रखकर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, सर उनके तो ब्रेन्स में आइंस्टीन का डिफरेंस ब्रेन, होता है? हाँ सर फिर डिफरेंस होता है उनके बॉडी पार्ट्स में, कुछ अलग होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसैन बोल्ट का और हमारा आपका अगर हार्ट देखा जाएगा ना, तो कम से कम हमारे आपके हार्ट में और उसके हार्ट में 3 से 4 गुना का फर्क होगा, लंग्स का भी इतना ही होगा। ठीक है, तो तो अगर ऐसे हिसाब से सर, अगर आइंस्टाइन का 6% ब्रेन काम करता है तो फिर हम लोग का तो माइनस में रहता। माइ हमारा तुम्हारा हम लोग काम चला रहे हैं 1% से कम पे, और क्या। और कुछ लोग बेचारे इससे कम में भी काम चला रहे हैं, पॉइंट में, समझे, जो लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो हमारे आप जैसे लोग काम चला रहे हैं, मतलब मान लो मैं और आप चला रहे होंगे 0.4%, 0.6% में काम चला रहे होंगे, ठीक है, इसी के बीच में हम आ पाएंगे। ठीक है, जो विश्वनाथम आनंद टाइप के लोग हैं ना, वो जो आजकल देखते हो ना, 10-10 साल के बच्चे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उन सबका काम करता होगा 1%, कुछ साइंटिस्टों का 1-2% काम करता होगा, है ना। आइंस्टीन और विवेकानंद टाइप के लोगों का 6% काम करता था। ठीक है, रामानुजन जैसे लोगों का वो 3-4% वाले लोग थे। ठीक, तो हमारा आपका इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन अगर फुल्ली फंक्शनल हो जाए, सो अगर गॉड नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टू गॉड तो हो जाएंगे, इसमें कुछ। तो आप सोचो, जब 4%, जब 4% आदमी का काम कर रहा है, तब तो आदमी कहाँ पे पहुंच गया। अगर पूरा काम करने लगेगा तब क्या होगा? ठीक है, तो देखो, मेल्स का ब्रेन बड़ा होता है फीमेल से, 1400 ग्राम मेल्स के पास होता है और फीमेल के पास 1220। इसका ये मतलब नहीं कि मेल ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फीमेल कम इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, काम तो एक ही परसेंट हमारा आपका कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन। और ये फंक्शनलिटी हम कैसे निकालते हैं? आईक्यू के बेसिस पे हम मेजर करते हैं, और कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं, कोई मीटर नहीं, कोई चीज नहीं जिसके बेसिस पे हम मेजर कर पाए। ठीक है, ब्रेन की फंक्शनलिटी। चलो निको। सर हाँ बेटा। सर वो वेट में डिफरेंस क्यों होता है? वेट में डिफरेंस क्या होता है ना, कि हर 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 चीज के वेट में डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की बॉडी में। मेल्स का जो कंजम्पशन होता है कैलोरी का, वो 2600 के आसपास होता है पर डे का, हमारा आपका कंजम्पशन होता है। फीमेल का कंजम्पशन 2200 से और उससे भी कम होता है। मेल का हार्ट बड़ा होता है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली इवन बोन्स के वेट में भी फर्क होता है मेल और फीमेल के, है ना। तो दोनों की बॉडी को डिफरेंटली नेचर ने डिजाइन किया हुआ है ना। उस डिजाइनिंग के बेसिस पे मेल फीमेल का जो वेट होता है ऑर्गन्स का, वो डिफरेंस है, ऐसा है। ठीक है, ये एवोल्यूशनरी, समझ गए।
यस सर। एवोल्यूशन में ऐसा हुआ। ठीक, नेक्स्ट द थ्री मेम्ब्रेन। अब इन तीनों मेम्ब्रेन को मिला के कहते क्या है ना, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। द थ्री मेम्ब्रेन, द थ्री मेम्ब्रेन are collectively called, the three membrane are collectively called meninges। मैं लिख देता हूँ, three membrane are collectively called meninges। याद रखना इनको meninges कहते हैं। तो meninges के तीन पार्ट हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। और ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में एक लिक्विड है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक भाई। एक और पॉइंट लिखेंगे, the subarachnoid space, the subarachnoid space remains filled with, the subarachnoid space remains filled with a space, remains filled with a liquid, remains filled with a liquid called cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, full stop। Next, human brain can be divided into three parts। Human brain can be divided into three parts। अब हम ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकली भी और फंक्शनली भी। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, है ना। ठीक है, और इसी तरह से तो फोर ब्रेन को हम फर्दर थ्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फोर ब्रेन में सबसे पहला फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब ही होता है स्मेल, है ना। तो ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। सेकंड, सेरिब्रम, सेरिब्रम। थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम डायनसेफ्लॉन बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन, राइट। सेकंड पार्ट को हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, सॉरी। मिड ब्रेन के दो पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट मिड ब्रेन का होता है, उसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेकंड जो पार्ट होता है उसे क्रूरा सेरेब्राई कहा जाता है, क्रूरा सेरेब्राई। इसी तरह से मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइड ब्रेन। जो हाइड ब्रेन होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला सेरिबेलम, पोन्स वेरोलाई, और थर्ड मेडुला। नोट करो कितने पार्ट होते हैं टोटल हमारे ब्रेन के।
हो गया, डन। यस सर। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो 4 पे। सबसे पहले 4 पे, अब एक एक पार्ट के फंक्शन लिखाता हूं 4 पे। olfactory lobe are concerned with smell of sense. Olfactory lobe are concerned with smell of sense. Sorry, sense of smell. Olfactory lobe are concerned with sense of smell. Next, अब ये मेन खेल सेरिब्रम का ही है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का पूरा प्रोसेसर की तरह काम करता है। हम जितने भी लॉजिकल चीजें करते हैं, पढ़ने लिखने का, लॉजिक लगाने का, मैथ्स लगाने का, सोचने का, डिसीजन लेने का, ये सब काम सेरिब्रम का है। सेरिब्रम इज, नेक्स्ट सबहेडिंग डालेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट and most complex part of brain. Cerebrum is the largest part and most complex part of brain. अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इधर वाला और इधर वाला। It consists of सर left। ये सेरिब्रम का ही लिखवा रहे हो ना, मतलब उसी में लिखना है ना? सेरिब्रम का, सेरिब्रम सेकंड का, अभी सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ना। It consists of left and right hemisphere, फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे सेरिब्रम में। It contain greatly folded part. It contain greatly folded part, comma, upward part called gyri. Upward part called gyri and downward part called sulci. Downward part called sulci. Full stop. Each hemisphere have, अब सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर पाए जाते हैं और हर हेमिस्फीयर में 4 पार्ट पाए जाते हैं। If hemisphere have 4 lobes: frontal, temporal, parietal, parietal, occipital, है ना। तो देखो, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, तो 4 पार्ट होते हैं इस तरफ और 4 ही पार्ट होते हैं हमारे इस तरफ, है ना। और ये जो ऊपर की तरफ से दिखाई देता है ना, इसमें बीच में जो ऐसे रिस्ट टाइप दिखाई देती है, वो एक हेमिस्फीयर, इधर वाला एक हेमिस्फीयर, इधर वाला एक हेमिस्फीयर होता है ना। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल लोब, है ना। और इसके चारों के पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हो तो नहीं पाएगा आज, है ना। तो ब्रेन के पार्ट चलो याद रहेगा, ये पीपीटी तो बरकरार रहेगी, है ना। तो इस तरह से फ्रंटल के अपने अलग फंक्शन होते हैं, टेम्पोरल के अलग फंक्शन होते हैं, पैराइटल के अलग फंक्शन होते हैं। और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो फंक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, किस पार्ट से क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब सीक्वेंशियल वे में यहीं पे लिखवा दूंगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, राइट। और बताओ, कोई डाउट जो आज हमने पढ़ा या इसके पहले जो पढ़ा?
नो सर। कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो अब हम लोगों की मुलाकात कब होगी? अगले साल होगी, है ना? अगले साल। तो विश यू ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। मैं सेम टू सर। थैंक यू सो मच। और मैं ऊपर वाले से ये प्रे करता हूँ कि आप सब लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप सब लोग डॉक्टर साहब लोग बन जाओ, है ना? कमिंग ईयर यू क्रैक द नीट। नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड भी दे रहे होंगे, नीट का भी एग्जाम होगा, ऐसे ही होगा ना? क्या जी? नेक्स्ट ईयर, है ना? यस सर। है ना? तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऊपर वाला आपको एक ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर करा दे। आप में से जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी सभी विशेष पूरी हो जाए। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा, थैंक यू वेलकम सर। बेटा, थैंक यू वेलकम सर। बेटा। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बाय बेटा।